हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियोलॉजी कॉन्सेप्ट्स। मैं हूं अजीत कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा वीकली करंट अफेयर सीरीज। ये नवंबर मंथ का करंट अफेयर्स है, जिसमें ये फर्स्ट वीक का है यहाँ पे। और हमने जो टॉपिक्स लिए हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। जो पहला टॉपिक है वो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स। तो ये क्योंकि पॉलिटिक्स के अंदर जो करप्शन है उसको कम करने के लिए जो ब्लैक मनी इन कर जाता है पॉलिटिक्स के अंदर, इलेक्शंस के अंदर स्पेशली, उसको कम करने के लिए इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स लाए गए थे। तो हम उसके बारे में देखेंगे यहाँ पे। देन C-295 एयरक्राफ्ट है, जो कि एक प्राइवेट एयरक्राफ्ट पहली बार इंडिया में, पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट इंडिया में बनाया जा रहा है। पहाड़ी ट्राइब एंड कोलेजियम सिस्टम काफ़ी अभी न्यूज़ में है, तो इसलिए फिर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि करंट में अभी ये काफ़ी न्यूज़ में है। देन EWS कोटा एंड क्योंकि इस पे अभी जस्ट जजमेंट आया है। देन स्वामित्व स्कीम, के गवर्नमेंट की एक स्कीम है। स्कीम्स भी इस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए एक स्कीम है। देन एकलव्य स्कूल, ये एक स्कूल का टाइप है जो ट्राइबल बच्चों के लिए होता है। GM क्रॉप्स, जो अभी नया क्रॉप इंट्रोड्यूस किया गया है, उसके बारे में हम देखेंगे। ग्रीन वॉशिंग एक टर्म है जो काफ़ी न्यूज़ में है अभी। एंड देन एशियान समिट। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, जो 10 टॉपिक्स हैं जो हम इस सीरीज में देखेंगे, इस फर्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बाकी के 2 लेक्चर्स में हम बचे हुए टॉपिक्स भी देखेंगे। राइट, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड्स है क्या। राइट, तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक ऐसी जैसे पॉलिटिकल फंडिंग चाहिए, लोग पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग चाहिए होती है इलेक्शन लड़ने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत खर्च होता है। तो इसके पहले क्या होता था कि जो बिजनेसमैन थे या फिर जो ऐसे माफिया टाइप लोग हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज को फंड करते थे, उनको पैसा देते थे। पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन जीतती थी, फिर वो उनको फेवर रिटर्न करती थी, जो माफिया हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं। इस चीज से इस चीज को रोकने के लिए जो पार्लियामेंट ने ऐसे लॉ पास किए हैं, जिससे इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम लाई गई है। अब इसमें क्या है कि आप जो जो भी बंदा है वो SBI में ही जा करके और पैसा जमा कर सकता है, और वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को डायरेक्ट पैसा नहीं दे सकता। यानी कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा मिल रहा है उसका सारा हिसाब रखा जाएगा, वो SBI से आप हिसाब ले सकते हैं। और कोई ब्लैक मनी नहीं जाएगी, क्योंकि अगर बैंक में आप पैसा जमा करने जाते हैं तो कोई ब्लैक मनी बात टाइप की कोई चीज़ नहीं रह जाती है। ऐसा मानना है इस स्कीम के अंदर। वो अलग बात है कि इसके जो इफ़ेक्टिविटी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि लोगों का ऐसा मानना है कि इसकी वजह से जो करप्शन है वो अभी भी इंटैक्ट है, वो चेंज नहीं हुआ है। क्योंकि फिर लोग जो है वो जो क्योंकि बैंक जो है वो गवर्नमेंट की बैंक है, तो ईज़िली जो कह सकते हैं कि जो बैंक अगर गवर्नमेंट की बैंक है, तो बैंक गवर्नमेंट आसानी से बैंक से इंफॉर्मेशन ले सकती है कितने किसने कितने पैसे दिए हैं, या फिर ऑपोजिशन को किसने पैसे दिए हैं। तो सपोज किसी ने ऑपोजिशन को पैसे दिए हैं, तो उसको अगर कोई दूसरी पार्टी जीत जाती है तो उसको परेशान कर सकती है। राइट, तो ये इसका पूरा डिटेल है। ये जस्ट ओवरव्यू है। अभी हम डिटेल में और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। तो सबसे पहली बात कि ये जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही जमा किया जा सकता है, इसके लिए कोई और बैंक नहीं है। स्टेट बैंक के सिर्फ दिल्ली वाले ब्रांच में ही, और कोई ऐसा ब्रांच भी नहीं है कि आप हर कहीं पे जमा कर सकते हैं, सिर्फ दिल्ली वाले ब्रांच में ही जमा कर सकते हैं। राइट, तो ऐसा इसके अंदर सिस्टम है। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज के जो डेजिग्नेटेड अकाउंट्स होंगे, वो उस स्टेट बैंक में उनके अकाउंट्स होंगे, उसी अकाउंट में वो पैसे जमा किए जा सकते हैं, यानी कि बॉन्ड खरीद के वो पैसे जमा कराए जा सकते हैं। राइट, इसको कोई इंडिविजुअल भी खरीद सकता है जो बॉन्ड है वो, या फिर जॉइंटली आप किसी 2-4 लोगों के साथ मिल करके आप पार्टी को फंड कर सकते हैं। राइट, ये 2018 में लाया गया था कि क्लींस द पॉलिटिकल फंडिंग इन इंडिया, यानी पॉलिटिकल फंडिंग जो होती है उसके अंदर क्या है कि काफ़ी जैसे मैंने जस्ट बताया अभी स्टार्टिंग में ही, कि ब्लैक मनी काफ़ी इंट्रोड्यूस हो जाता है उसके अंदर। तो उसको रोकने के लिए यहाँ पे ये चीज़ लाई गई है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स की इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। राइट, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन ट्रांसपेरेंसी, ये जस्ट अभी हमने बात की है। कुछ और देखते हैं जिसमें और क्या-क्या चीज़ें हैं इसके अंदर कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के साथ। तो सोल्ड 4 टाइम्स अ ईयर, ये साल में 4 बार ऐसे बेचे जाते हैं। लाइक जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर, 4 महीने में। उसके अलावा और किसी महीने में ये नहीं बेचे जाते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है वो इश्यू नहीं किए जाते किसी और मंथ्स में। राइट, देन इसमें और जो जो बंदा उसमें पैसे जमा करेगा, उसकी आइडेंटिटी छुपाई जाती है, यानी कि पार्टीज़ को नहीं बताई जाएगी। ऐसा इस स्कीम में है, पर गवर्नमेंट आसानी से निकाल सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं होती है।
राइट। तो जो सपोज़ मैंने अगर सरकार को पैसे दिए हैं, सरकार नहीं यानी किसी पॉलिटिकल पार्टी को मैंने फंड किया है, तो वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पता नहीं कर सकती कि किसने पैसे दिए हैं, यानी एनोनिमस रखा जाता है। देन जो आप बॉन्ड खरीदते हैं वो ₹1000 का हो सकता है, 10,000 का, 1 लाख का, 10 लाख का, 1 करोड़ का। इस तरीके से आप अपने ये बॉन्ड खरीद सकते हैं, यानी किसी भी अमाउंट में आप बॉन्ड खरीद सकते हैं, कितना भी पैसा दिया जा सकता है। ये 2018 में ये लॉन्च किया गया था। हू कैन सेल देम, तो एसबीआई जो ही एक ऐसा बैंक है जो इसको सेल कर सकता है और कोई भी ऐसा बैंक नहीं है जो इसको सेल कर सकता है, राइट? You can only redeem the bond of 20 authorized branches of the bank. तो ये हमने देखा एसबीआई के बारे में। व्हिच पार्टीज कैन रिसीव डोनेशन, कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस भी है कि सारे पार्टीज को जो है डोनेशन नहीं दिया जा सकता है, कुछ ही ऐसी पार्टीज है जिनको डोनेशन दिया जा सकता है। उसके लिए हम जस्ट यहाँ पे देखेंगे अभी कि यहाँ पे जस्ट 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, ये जो एक्ट है वो इलेक्शन को लेकर के या फिर मेंबरशिप को लेकर के और कैंडिडेचर को लेकर के सारे जो डिटेल्स हैं, सारे जो रूल्स है वो यहीं पे लिखे हुए हैं इसी एक्ट में। तो इसी एक्ट में 29A सेक्शन 29A में भी लिखा हुआ है कि 1% मिनिमम उसके पास जो लास्ट लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ है, उसमें अगर किसी पार्टी को मिनिमम 1% का भी अगर वोट मिलता है, तो वो उस फंडिंग को ले सकता है। अदरवाइज़ ऐसे अगर उससे कम वोट मिलता है, तो आपको इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू कोई फंडिंग नहीं मिल सकती है, राइट? वैलिड फॉर 15, जितने जब वो इश्यू किया जाता है उसके 15 डेज़ के अंदर वो वैलिड होता है। उसके बाद अगर आप जाएँगे बैंक में तो वो फिर वो इनवैलिड हो जाता है। वो पैसा फिर गवर्नमेंट के एक्सचेकर में चला जाएगा, राइट? तो इस तरीके से कुछ हमने देखा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में। देन सी-90 295 एयरक्राफ्ट के बारे में हम देखेंगे। ये एयरक्राफ्ट कुछ ऐसा दिखता है कि पहला ऐसा एयरक्राफ्ट है जो इंडिया में पूरी तरीके से बनाया गया है, राइट? इसका नाम सी-25 सी-295 है और ये एवरो 748, एवरो यानी एयरफोर्स की प्लेन होती है जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, उसको रिप्लेस करेगी। कि एवरो काफ़ी पुराना है जो ब्रिटिश ओरिजिन की ट्विन इंजन टर्बो प्रॉप यानी उसके दोनों तरफ इसमें भी ट्विन इंजन्स ही होंगे कि इंजन के ब्लेड्स हैं यहाँ पे प्रोपेलर्स। तो इसके थ्रू ये एयरक्राफ्ट ये पता है कोई लोग दिवाली मना रहे हैं ऐसा लग रहा है। तो ये हमारा जो है एवरो को रिप्लेस करेगा। एवरो भी ऑलमोस्ट ऐसा ही दिखता है, ज़्यादा चेंज नहीं है एवरो के अंदर, पर ये हमारा नया एयरक्राफ्ट होगा, ठीक है? तो देखते हैं इसके बारे में और क्या-क्या है क्या चीज़ें हैं। ट्रांसपोर्ट एयर का मैन्युफैक्चर फैसिलिटी ये वडोदरा में बनाया जा रहा है, ठीक है ना? एयरबस डिफेंस एंड स्पेस जो स्पेन एंड टाटा एडवांस लिमिटेड यानी स्पेन और टाटा एडवांस लिमिटेड के साथ टाटा कंपनी और स्पेन ये 2 जो ऐसी कंपनीज़ हैं जो मिलके स्पेन की कंपनी, ये दोनों मिलके इसको बनाएँगे। राइट, इसकी कैपेसिटी कुछ 5 से 10 टन की होगी और ये दिस इज़ द फर्स्ट टाइम अ प्राइवेट सेक्टर कंपनी वुड बी मैन्युफैक्चरिंग अ फुल एयरक्राफ्ट इन द कंट्री, यानी कि ऑब्वियसली टाटा है तो एक प्राइवेट कंपनी है। तो ये कंपनी यानी कि टाटा और स्पेन की कंपनी मिल करके इंडिया में पूरा एयरक्राफ्ट जो है वो इंडिया में ही बनाया जा रहा है, राइट? तो ये कुछ इसके बारे में हमें पता होना चाहिए क्योंकि इसका नाम एटलीस्ट पता होना चाहिए सी-295। हम स्पेन के साथ मिलकर के बना रहे हैं, टाटा एडवांस लिमिटेड सिस्टम लिमिटेड के साथ मिलकर के स्पेन वाले मिलके यहाँ पे बनाएँगे इंडिया में इसको, राइट? ये कुछ ऐसा दिखता है। देन पहाड़ी ट्राइब, ये एक इम्पोर्टेंट, ये एक्चुअली पिछले साल भी पीवाईक्यू में भी आ चुका है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे फिर से ले लिया है जस्ट कि अगर दोबारा रिपीट हो क्योंकि रिपीट होने के चांसेस भी रहते हैं। राइट, हो सकता है एग्ज़ैक्ट रिपीट ना हो, पर उसके कुछ दूसरे एस्पेक्ट्स के बारे में पूछा जा सके। तो पहाड़ी ट्राइब है, ये एक जो एसटी लिस्ट में जो जेएनके की एसटी लिस्ट में शामिल हो चुका है ये। टोटल 12 ऐसी कम्युनिटीज़ है जम्मू एंड कश्मीर में जो एसटी लिस्ट में आती है। एसटी मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है ना? और शेड्यूल्ड ट्राइब को डील करने के लिए हमारे पास 5th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में और 6th शेड्यूल है। 2 शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स को और शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब जो एरिया है उनको उनके साथ डील करने के लिए, क्योंकि उनकी जो सोसाइटी है वो थोड़ी अलग है, हमारी जैसी नहीं है और वो हम जैसे वोट डालते हैं वो उन चीज़ों में विश्वास भी नहीं रखते, उनकी जो कल्चर है वो बिल्कुल ही अलग है। तो उनके साथ उनको स्पेशल, क्योंकि जो 73rd अमेंडमेंट यानी कि पंचायती राज जो रूल है, जो अमेंडमेंट है, जो पंचायती राज जिसको कहते हैं, वो क्योंकि गाँवों में ही इम्प्लीमेंट करने के लिए है और गाँवों में ये लोग ही रहते हैं। यानी कि जो हमारे शहरों से दूर जो जगह है, वहाँ पे ट्राइब्स ही रहते हैं और जो विलेजर्स रहते हैं, उनकी कल्चर अलग है। तो उसके साथ हमें डील करने के लिए हमें उनको अलग से प्रोविज़न दिया है हमने कॉन्स्टिट्यूशन में 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल में। 6th शेड्यूल में सिर्फ़ 4 स्टेट्स हैं
जो कि असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। इन 4 स्टेट्स के को ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जो ट्राइब्स हैं, उनकी एक अलग स्पेशलिटी है और जो बाकी पूरी कंट्री में जो ट्राइब्स हैं, उनकी एक अलग, यानी उसमें थोड़ा डिफरेंस है। तो इसलिए 2 अलग-अलग शेड्यूल्स भी बनाए गए हैं, राइट? क्योंकि दोनों ट्राइब्स में डिफरेंस है, राइट? तो इसमें पहाड़ी ट्राइब जो एक एथनिक ग्रुप है वहाँ की, जम्मू कश्मीर की, उसको शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। और भी है, जैसे पदारी ट्राइब है, कोली है, गद्दा ब्राह्मण है, ये सारे ट्राइब्स भी वहाँ पे इंक्लूड कर लिए गए हैं। टोटल 12 है हमारे पास, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में जो ट्राइब्स हैं टोटल 12 हो चुके हैं, राइट? अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कॉलेजियम सिस्टम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो अभी कॉलेजियम सिस्टम पे काफ़ी ज़्यादा डिबेट चल रही है। और कॉलेजियम सिस्टम के जो एग्जीक्यूटिव है, जो सरकार है, जिसको गवर्नमेंट कहते हैं, कभी भी पॉलिटिक्स में ये वर्ड आए गवर्नमेंट, इसका मतलब होता है एग्जीक्यूटिव, ये इक्वल होता है एग्जीक्यूटिव के। ठीक है ना? गवर्नमेंट मतलब एग्ज़ीक्यूटिव। एग्ज़ीक्यूटिव को हमेशा, क्योंकि एग्ज़ीक्यूटिव को रूल करना होता है, तो जो जुडिशरी है वो काफ़ी एग्ज़ीक्यूटिव के अगेंस्ट चलती रहती है, क्योंकि जो एग्ज़ीक्यूटिव का, जुडिशरी का काम ही है एग्ज़ीक्यूटिव पे लगाम लगा के रखना, कि अगर कल को एग्ज़ीक्यूटिव कुछ ऐसा लॉ पास कर दे या फिर कोई ऐसा रूल बना दे, तो उसके अगेंस्ट जो जुडिशरी है वो उसको रोकेगी, है ना? वो लगाम, जैसे घोड़ा को खुला नहीं छोड़ना है, तो उसको लगाम लगाने का काम करती है जुडिशरी। तो इसलिए काफ़ी टशन रहता है एग्ज़ीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में। अब जो जुडिशरी है, उसके जजेस को अपॉइंट करने का काम जो है, वो है तो प्रेसिडेंट का काम, लेकिन प्रेसिडेंट के ऊपर जो जो इन्फ्लुएंस है वो तो एग्ज़ीक्यूटिव का ही होता है। एग्ज़ीक्यूटिव मैं बता दूँ कि इसमें कौन-कौन आता है, तो एक तो सबसे ऊपर प्रेसिडेंट है, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, और एक एजी, अटॉर्नी जनरल, जो लॉयर होता है सरकार का। ठीक है ना? सरकार की भी अपनी एक लॉयर होती है, लॉयर होते हैं जो एजी होते हैं, जो एजी के पोस्ट पे कोई भी हो सकते हैं, राइट? अटॉर्नी जनरल। तो अब ये सारे मिलके ये इन्फ्लुएंस करते हैं कि जजेस कौन होने चाहिए। तो अब कॉलेजियम सिस्टम में क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो खुद ही अपना नाम एक लिस्ट भेजती है कि इन लिस्ट में से आपको किसी को बना देना है, राइट? पर जो सरकार है वो उसको मना कर रही है, वो लिस्ट बार-बार वापस कर दे रही है। जुडिशरी है वो काफ़ी चिड़ी हुई है कि वहाँ पे जजों की जो है अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रही है। तो इस चक्कर में जो इन दोनों के बीच में जो टशन चल रहा है, उसी की वजह से ये काफ़ी न्यूज़ में है, तो हम इसको देख लेते हैं कि आखिर है क्या? अभी आर्टिकल 124 एंड 217, ये यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में और ये हाई कोर्ट में जजेस की जो अपॉइंटमेंट होती है, उसके बारे में इन दोनों आर्टिकल्स में लिखा हुआ है। पर कॉलेजियम सिस्टम की जो प्रोविज़न है, वो कहीं भी किसी मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है, राइट? तो ये आता कहाँ से कॉलेजियम सिस्टम? ये आता है, इसका इवोल्यूशन जो होता है कॉलेजियम सिस्टम का, फर्स्ट जजेस केस होता है 1981, सेकंड जजेस 1993 एंड थर्ड जजेस 1998। ये सारे जो केसेस हैं, 3 केसेस, ये जजों की सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट को लेकर के ही है, उसी के बारे में ये है, राइट? तो इसी से निकल के आता है कॉलेजियम सिस्टम, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो लिखा गया है कि जजेस विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, और उसमें जो है कंकरेंट है, इनका कंसल्टेशन है एक्चुअली, कंसल्टेशन वर्ड है वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, पर जो हमारी जुडिशरी है उसको कंसल्टेशन को उन्होंने बोला है कि ये कंकरेंट है। कंकरेंस है मतलब आप हमसे बिना पूछे, हमारी मर्ज़ी के बिना आप किसी भी जज को अपॉइंट नहीं कर सकते हैं, राइट? इस तरह की बात है, और इसीलिए हमेशा डशन चलता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही अपना कॉलेजियम सिस्टम बना लिया है। अब वो कॉलेजियम सिस्टम है क्या? तो जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उसके लिए कॉलेजियम सिस्टम जो है वो अ, हू हेड्स द कॉलेजियम सिस्टम? तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की जो कॉलेजियम सिस्टम है उसमें 5 लोग होते हैं। लाइक पहले तो एक सीजेआई होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो सबसे सीनियर मोस्ट जज हैं, और उसके बाद 4 सीनियर मोस्ट जज, यानी उनके नीचे जो 4, उनसे जो जूनियर 4 होंगे, नियरली आई मीन इमीडिएट 4 जूनियर जो होंगे, उनको लिया जाएगा। तो ये 5 मिलके कॉलेजियम सिस्टम बनाते हैं, और यही पाँचों मिलके ये डिसाइड करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जज कौन बनेगा, या फिर अगला सीजेआई कौन होगा, राइट? क्योंकि उन्हीं चारों में से, यहाँ जो ये 4 हैं, क्योंकि एक तो सीजेआई ऑलरेडी हैं, और इन 4 में से जो सबसे सीनियर होंगे वही फिर अगले सीजेआई बनेंगे, राइट? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे, इस तरीके से। देन जो हाई कोर्ट है वहाँ पे उनका हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस, वो डिसाइड करते हैं कि हाई कोर्ट के जज कौन बनेंगे, राइट? तो इस तरीके से ये बात है, ये है कॉलेजियम सिस्टम का सिस्टम। पर इसके अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव जो है वो काफ़ी नाराज़ रहती है, और उनका कहना है कि हम जो लोग अपॉइंट करके, हम जो लिस्ट भेजें, उसमें से तुम किसी एक को अपॉइंट करो, या फिर हम ही अपॉइंट करें, हम ही बोलें कि कौन जज बनेगा, राइट? तो ये अभी इस पे काफ़ी बहस चल रही है, और एनजेएसी एक लॉ आया था
एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिटी 2014 में, राइट। पर इसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करके खारिज कर दिया, बोला कि ये नल एंड वॉइड हो जाएगा क्योंकि ये सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट चला जाता है। यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर मतलब जुडिशरी अपना काम करेगी और एग्जीक्यूटिव जो है वो अपना काम करेंगे, राइट। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे काफ़ी टशन चलते रहता है। तो आपको ये पता रखना है कि कॉलेजियम सिस्टम का इवोल्यूशन कहाँ से हुआ, तो उसके लिए फर्स्ट जजेस, सेकंड जजेस एंड थर्ड जजेस केसेस है। देन उनके उनके जो हेड होते हैं वो सीजेआई होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के केस में, और चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट के केस में। सुप्रीम कोर्ट की जो कॉलेजियम सिस्टम है उसमें 5 लोग होते हैं इंक्लूडिंग सीजेआई, और जो हाई कोर्ट की कॉलेजियम सिस्टम है उसमें 3 लोग होते हैं इंक्लूडिंग वहाँ के चीफ जस्टिस। तो इस तरीके से इतना आपको पता होना चाहिए, राइट। देन ईडब्ल्यूएस कोटा। अब ईडब्ल्यूएस कोटा में क्या है, इससे रिलेटेड चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। जैसे 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, उसमें 10% रिजर्वेशन का प्रोविजन किया गया, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। और यहाँ पे जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है वो किसी भी रिलीजन का हो सकता है। इसमें रिलीजियस कोई बाउंडेशन नहीं है कि किस रिलीजन का हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी रिलीजन का इंसान वो हो सकता है, राइट। तो उसको 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा। उसके लिए क्या कुछ कट ऑफ बनाए गए हैं, लाइक 8 लाख से फैमिली की जो इनकम है वो 8 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। या फिर जो प्रॉपर्टी है वो भी कुल मिलाकर के, घर वर की जो प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, ये सब मिलाकर के जो 8 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब इस 8 लाख में जो एक यहाँ पे एक जो अंतर है वो ये है कि ओबीसी के केस में भी जो क्रीमी लेयर को जो डिफाइन करने का जो सिस्टम है, उसमें भी 8 लाख का ही कट ऑफ है, ठीक है ना, थ्रेशोल्ड। पर वहाँ पे क्या है कि जो बंदा, जैसे मैं अगर ओबीसी हूँ और मुझे अगर ओबीसी की सीट चाहिए, रिज़र्वेशन चाहिए, तो मेरा इनकम, अगर मैं भी नौकरी कर रहा हूँ ऑलरेडी, तो मेरे इनकम से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस 8 लाख के जो ये थ्रेशोल्ड है उसमें। पर ईडब्ल्यूएस वाले कोटे में क्या होता है कि अगर सपोज़ मुझे ईडब्ल्यूएस का रिज़र्वेशन चाहिए और मैं खुद भी अर्न कर रहा हूँ, और सपोज़ मैं 5 लाख रुपया अर्न कर रहा हूँ सालाना, ठीक है ना? और यहाँ पे मेरी फैमिली जो है वो 7 लाख रुपए अर्न कर रही है। तो मेरा इसमें 7 + 5 ये 12 हो जाएगा, और मुझे ईडब्ल्यूएस का रिज़र्वेशन नहीं मिलेगा क्योंकि मैं फैमिली के मेंबर में ही आ जाता हूँ। पर जो ओबीसी है उसमें जो बंदा खुद से कमाता है उसका काउंट नहीं होता। तो ये एक यहाँ पे डिफरेंस है। उसके बाद जो 50% का जो यहाँ पे कैप है, क्योंकि जो रिजर्वेशन जब ये ओबीसी का इंट्रोड्यूस किया गया था मंडल कमीशन के टाइम पे, ये इंदिरा साहनी केस जो है, इसी को मंडल कमीशन भी या मंडल केस भी कहते हैं, जो 1992 में हुआ था। तो इसके अंदर ये जुडिशरी ने ये कहा था कि 50% से ज़्यादा जो है रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए इंडिया में, अदरवाइज वो कंपटीशन के या फिर हेल्दी कंपटीशन, हेल्दी सोसाइटी के अगेंस्ट चला जाएगा, ऐसा उनका कहना था जुडिशरी का। अब हम पहले ज़रा सा ये देखते हैं कि आखिर रिज़र्वेशन है कितना इंडिया में। तो शेड्यूल कास्ट को मिलता है 15% रिज़र्वेशन, शेड्यूल ट्राइब को मिलता है 7.5% रिज़र्वेशन, और ओबीसी को मिलता है 27%। ये कुल मिला के हो जाते हैं 49.5। ठीक, इसको कहते हैं हॉरिज़ॉन्टल रिज़र्वेशन, यानी कि आपने पूरी जो 100 सीट्स है, उसमें से जो 50.5 है उसको जनरल के लिए छोड़ दिया। जनरल यानी पूरी पब्लिक के लिए है ये, इसमें कोई रिज़र्वेशन नहीं है। और ये इधर की जो 49.5 है, यहाँ ये रिज़र्व्ड है, और इसको कहते हैं हॉरिज़ॉन्टल रिज़र्वेशन, जिसमें 3 अलग-अलग सेक्शंस बाँट दिए गए हैं, राइट? एससी, एसटी, ओबीसी। अब इसी ओबीसी, एससी, एसटी के अंदर इसमें जो है पीडब्ल्यूडी भी होंगे, जो फिज़िकली हैंडिकैप्ड होंगे, वो होंगे, एक्स सर्विसमैन होंगे, ये सारे कुछ होंगे। वो सब फिर इसी में आएँगे। जैसे सपोज़ कोई एससी का जो बंदा है, वो फिज़िकली हैंडिकैप है, तो उसको फिर इसी के अंदर सीट दिया जाएगा। फिर अब उस कोई शेड्यूल्ड ट्राइब का जो हैंडिकैप बंदा है, उसको भी इसी के अंदर दिया जाएगा। ओबीसी के अंदर कोई बंदा हैंडिकैप है, वो भी इसी में काउंट किया जाएगा। उसके लिए अलग से कोई स्लॉट नहीं बनाया जाएगा। यहाँ से जो डिसेबिलिटी का अलग से बना दिया इन्होंने, ये गलत है, हॉरिज़ॉन्टल में नहीं आएगा। इसको वर्टिकल रिज़र्वेशन कहते हैं, जिसमें इसी के अंदर जैसे विमेन का, बिहार में जो विमेन है, उनको भी रिज़र्वेशन दिया जाता है 35%। तो 35% अलग से नहीं है, तो 35 इनमें यानी कि सब में जो फीमेल होंगी, उन सबका रिज़र्वेशन कुल मिलाकर के 35% ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा ही अब जब ऐसे रिज़र्वेशन होता है, इसको कहते हैं वर्टिकल रिज़र्वेशन, राइट? तो ये पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी का जो सिस्टम है, ये वर्टिकल रिजर्वेशन में ही जाएगा, राइट। अब यहाँ पे क्या 10% और हो गया, यानी कि 49.5 प्लस 10 यानी कि 59.5, यानी ऑलमोस्ट 60% का रिजर्वेशन रिजर्वेशन हो चुका है। यानी कि यहाँ पे अब 40.5 सॉरी
40.5% जो है वही सीट बचा हुआ है जिसमें जनरल प्लस यहाँ से जो और भी लोग होंगे, जो SC/ST वाले लोग होंगे, वो भी इधर ही फाइट करेंगे। तो यहाँ पे क्या कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हो गई है, राइट? इसकी वजह से जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उनको अब स्पेस नहीं मिल पाएगा, कम मिलेगा, ऑब्वियसली कम मिलेगा और कॉम्पिटिशन इस केस में बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी, राइट? तो ये सीन है हमारे यहाँ रिजर्वेशन का। अब हम देखते हैं कि रिजर्वेशन में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो कि 103rd अमेंडमेंट जो हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन का वो ईडब्ल्यूएस का है, तो ये हमें याद रखना है। देन आर्टिकल 15 जो एंड 16 ये राइट टू इक्वालिटी के अंदर आता है, ठीक है ना? राइट टू इक्वालिटी के अंदर आता है और राइट टू इक्वालिटी जो है वो आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक है, राइट? आर्टिकल 14 से 18 तक जो है वो राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, राइट? अब इस 14 से 18 में ये 15 और 16 भी आता है, तो आर्टिकल 15 जो है वो आपको एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे आपको रिज़र्वेशन दिलवाएँगे। आर्टिकल 16 जो है वो आपको जॉब्स में रिज़र्वेशन दिलवाएगा। तो ये जो 10% का जो कोटा ईडब्ल्यूएस को दिया गया है, इनको स्कूल कॉलेजेस में भी दिया गया है, यूनिवर्सिटीज़ में भी दिया गया है। साथ ही साथ इनको जो जॉब होगी, जो गवर्नमेंट की जॉब होगी, उसके अंदर भी रिज़र्वेशन इनको दिया जाएगा। तो उसके लिए आर्टिकल 15 6 सब क्लॉज़ 6 एंड आर्टिकल 16 सब क्लॉज़ 6 ये दोनों चीज़ें यहाँ पे जोड़ी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, राइट? तो ये सब हमने देखा। दूसरी चीज़ है यहाँ पे कि इंदिरा साहनी केस जो है इसके अंदर 50% का जो कैप है, ये क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि 50% का जो कैप है वो कहाँ से आता है? तो ये भी आता है इंदिरा साहनी केस से, राइट? जिसको मंडल केस भी कहते हैं। आप मंडल केस और इंदिरा साहनी केस दोनों सेम चीज़ है, इसको कन्फ्यूज़ नहीं करना है, राइट? तो ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ स्वामित्व स्कीम। कि स्वामित्व स्कीम क्या है? नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। अब इसके अंदर जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो सीन क्या है कि गाँव में जो विलेजेस में जो ज़मीन होती है उसकी जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लोगों के पास वो सारे रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं होते। सो फॉर दैट थिंग जो ज़मीन की जो जो लैंड है उसकी एक्विजिशन बिकम्स वेरी टफ, क्योंकि अगर गवर्नमेंट को सपोज़ कल को कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है सपोज़ विलेज एरिया में, तो उनको वहाँ पे क्या जो लैंड एक्वायर करने की ज़रूरत पड़ती है। उस केस में अगर उस ज़मीन की जो पेपर्स हैं वो अगर ऐसे बहुत ही एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अवेलेबल हो तो उसके ट्रांज़ैक्शन यानी जो लैंड की ट्रांज़ैक्शन है वो ईज़िली हो सकती है। इसीलिए प्रॉपर्टी कार्ड्स जो चीज़ है वो लैंड यानी कि गवर्नमेंट जो इंट्रोड्यूस करना चाहती है। इससे क्या होगा कि लोग खुद भी एक-दूसरे के साथ ज़मीन को ईज़िली बेच सकते हैं और गवर्नमेंट को भी बेच सकते हैं। तो इसलिए ये स्कीम जो इनका मेन जो पर्पस है स्वामित्व स्कीम का वो यही है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, राइट? अब इसमें क्या है कि विलेज की सर्वे कराई जाएँगी, मैपिंग होगी, इम्प्रोवाइज़्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज़, ये इन सब के हेल्प से ज़मीन की जो है मैपिंग होगी, फिर उसके प्रॉपर्टी कार्ड्स बनाए जाएँगे और आसानी से उसका ट्रांज़ैक्शन किया जा सकता है। ये 24 अप्रैल 2021 को इसको नेशनल स्कीम डे के दिन इसको लॉन्च किया जाता है और ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इसका मतलब है कि सारा खर्चा जो है इसका वो सेंट्रल गवर्नमेंट उठाएगी, राइट? 24 अप्रैल का जो दिन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 1973 का अगर दिन याद करें हम 24 अप्रैल को, तो इस दिन केशवानंद भारती केस हुआ था, ठीक है ना? केशवानंद भारती केस। राइट। और इसी दिन से जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो आइडिया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो इसी दिन से इंट्रोड्यूस हो जाता है, यानी कि 24 अप्रैल 1973 ये एक कट ऑफ डेट है। इसके पहले अगर कोई ऐसा लॉ इसके बाद अगर ऐसा कोई लॉ पास होता है जो फंडामेंटल राइट्स को अगर ब्रीच करे तो उसको जो सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिपील कर देगी। लेकिन उसके पहले के यानी 24 अप्रैल 1973 के पहले अगर कोई ऐसा लॉ पास हो गया जो फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच करता है तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट उसको रिपील नहीं भी कर सकती है। ये इस कट ऑफ डेट का मतलब है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हो जाता है और बेसिक स्ट्रक्चर को आप डैमेज या फिर छेड़छाड़ उससे नहीं कर सकते। ये 24 अप्रैल 1973 के जजमेंट को यानी केशवानंद भारती केस के जो जजमेंट है उसी के अंदर ये चीज़ आई थी। राइट। हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। अब ये क्या है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल? तो ये एक जो हमारे एसटी कम्युनिटीज़ हैं, जो शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटीज़ हैं, उनके बच्चों के लिए ये बनाया गया है। तो ऐसे 740 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स बनाए गए हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स बच्चों के लिए। अब ये है क्या? तो इसमें क्या रेसिडेंशियल स्कूल्स बनाए जाएँगे, ये आपको ध्यान रखना है कि ये एक रेसिडेंशियल स्कूल है, यानी बच्चे वहाँ पे रह के पढ़ाई करेंगे।
अक्रॉस इंडिया, पूरे इंडिया में ऐसे स्कूल्स बनाए जाएँगे, राइट? ये 1997-98 में ये स्कीम आई थी, पर ये जो है अभी जाकर के काफ़ी इसको बूस्ट मिल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि ऐसे बच्चों के लिए जो एसटी कम्युनिटी से आते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी से आते हैं, उनके लिए स्कूल्स प्रॉपर बनाए जा सके। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो है, वो इसकी देख-रेख करती है, वो इसको इम्प्लीमेंट करवाएगी। और इनका जो आइडिया है कि किस टाइप के स्कूल बनने चाहिए, जो जवाहर नवोदय जो स्कूल है, ठीक ना? और केंद्रीय विद्यालय ऐसे स्कूल्स हैं, उन्हीं के लाइन्स पे ये स्कूल्स, क्योंकि जवाहर नवोदय तो रेजिडेंशियल स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय नहीं है। तो पर जो स्टैंडर्ड है एजुकेशन का, वो उसी लेवल का होना चाहिए, क्योंकि जवाहर नवोदय वाले बच्चों को एक अच्छी स्टैंडर्ड की एजुकेशन दी जाती है। जो उनका करिकुलम है, वो सीबीएसई वाले ही वो फॉलो करेंगे, राइट? ओके, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। नाउ हियर जो सीन ये है कि हमने देखा है कि डीएमएच जो 11 हमारे न्यू मस्टर्ड का जो एक नई वैरायटी आई है, जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड है, तो ये मार्केट में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। धारा मस्टर्ड हाइब्रिड, ठीक है ना? दिस इज नॉट हाइब्रिड एक्चुअली। धारा मस्टर्ड एच, ये जो आता है वो हीरा, इसके अंदर क्या है एक्चुअली, दो डिफरेंट टाइप्स के मस्टर्ड की वैराइटीज हैं, उनके जीन्स लिए गए हैं। तो एच जो आता है वो हीरा टाइप की जो मस्टर्ड है, उसके जीन से आता है। 11 जो यहाँ पे है, क्योंकि 11 टाइम्स जो है इसमें आफ्टर वेरियस परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके, और फिर क्योंकि क्रॉस एक्चुअली किया जाता है इसमें, यहाँ पे मैं बता दूं कि वरुण एंड हीरा, है ना? ये दो मस्टर्ड की वैराइटीज हैं, प्लस दो बैक्टीरियल जो बैक्टीरिया उनकी वैराइटीज भी है, जिसमें एक बार्नेस एंड बास्टर। ये 2 बैक्टीरिया है और ये 2 मस्टर्ड है, ये 2 मस्टर्ड है और ये दोनों बैक्टीरिया है, इनसे ली गई है। इनके जीन्स भी लिए गए हैं और इनके जीन्स भी लिए गए हैं। अब इसमें 11 टाइम्स जो क्रॉस कराने के बाद, क्योंकि जो मस्टर्ड है वो सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है कि मस्टर्ड इज़ ए सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट, ठीक है ना? उसको किसी दूसरे प्लांट से पॉलिनेट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो सेल्फ पॉलिनेटिंग होता है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या है, एक जो है इसमें एक क्वालिटी है, एक जो मस्टर्ड की क्वालिटी वरुण है और दूसरा हीरा है। वरुण को पहले स्टेरिलाइज़ किया जाता है, ताकि इसमें ये इसको पॉलिनेट ना कर सके या फिर उसमें इंटरफेरेंस ना करे, तो वरुण को स्टेरिलाइज़ रखा जाता है। हीरा जो है वो फर्टाइल है, ठीक है ना? फिर इन दोनों के जीन्स को मिक्स करके नया मस्टर्ड की क्वालिटी बनाई जाएगी। नाउ द थिंग इज़ कि ज़्यादातर जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होते हैं, वो स्टेराइल होते हैं, उनके बीज से आप फिर से पौधे नहीं उगा सकते। पर यहाँ पे क्या है कि जो जो ये जो डीएमएच11 है, डी डीएमएच11, ये एक फर्टाइल वैरायटी है, इससे आप फिर से सरसों की खेती कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये एक फर्टाइल सीड है, राइट? उसके बाद यहाँ पे ये सब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें 11 है, जो 11 स्टेप्स की जो इंटरमिक्सिंग होती है, उसके बाद ये फाइनली जो हमारे पास बन के आता है वो डीएमएच11 बन के आता है, राइट? अब इसमें जो चीज़ है वो ये है कि इंडिया में पहले से ही बीटी कॉटन, जस्ट ए मिनट, इंडिया में बीटी कॉटन ऑलरेडी, ठीक है ना? इंडिया में बीटी कॉटन ऑलरेडी हमारे पास है, जो जिसकी खेती हो रही है काफ़ी लार्ज स्केल पे। अभी हम क्योंकि पर ये एडिबल ऑयल, मतलब एडिबल प्लांट नहीं है, ये हमारे फूड चेन में आता है इनडायरेक्टली, क्योंकि कॉटन की जो ऑयल है वो कॉटन सीड की ऑयल, उसको हम यूज़ करते हैं अराउंड द ग्लोब, ये यूज़ होता है, राइट? तो ये हमारे फूड चेन का पार्ट बन तो जाता है, पर डायरेक्ट नहीं है। जो फूड क्रॉप है वो फर्स्ट टाइम बनाया जा रहा है, वो है डीएमएच11, जो मस्टर्ड की क्वालिटी है। अब हमारा क्योंकि फूड जो हमारा जो एडिबल ऑयल का इम्पोर्ट है, इम्पोर्ट बिल काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए उसी को कम करने के लिए हमारे पास हमने जो ये डायरेक्शन लिया है, डिसीज़न, कि हम डीएमएच11 जो है इंट्रोड्यूस करेंगे, ताकि हमारी जो फूड की जो एडिबल ऑयल की इम्पोर्ट बिल है, वो उसको कम किया जा सके, राइट? तो ये थे कुछ डीएमएच के बारे, आई मीन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में। देन जो नेक्स्ट टर्म है वो है ग्रीन वॉशिंग। अब ग्रीन वॉशिंग क्या है, वो चीज़ हमें समझना थोड़ा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। अब ये क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऐसे कंपनीज़ हैं, ऐसे बिज़नेस एंटिटीज़ हैं, जो अपनी बिज़नेस मॉडल्स को या फिर जो उनका आइडिया है, उसको बताते हैं कि वो क्लाइमेट फ्रेंडली है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, पर वो ऐसा होता नहीं है, वो लोगों को पागल बनाते हैं।
ठीक है ना? तो उनके जो क्लेम्स होते हैं वो अनवेरिफिएबल, मिसलीडिंग और डेवियस ये क्लेम्स उनके होते हैं। इसकी वजह से वो क्या लोगों को ऐसे पागल बनाते हैं कि हम जो है एनवायरनमेंट फ्रेंडली हमारा प्रोडक्शन सिस्टम है, पर वो ऐसा होता नहीं है। पर जब ऐसी बात की जाती है, तो उसी को कहते हैं ग्रीन वॉशिंग। ठीक है ना? ये काफ़ी न्यूज़ में था इसलिए मैंने यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस कर दिया है। डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये काफ़ी होता है। ओके, जो 19 एशियन समिट है वो कहाँ पे हुआ है? तो वो ये जो 19th एशियन समिट है क्योंकि एशियान में जो इंडिया का काफ़ी ट्रेड डील को लेकर के काफ़ी बातचीत होते रहती है। तो इसके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमें इसके बारे में पता हो हमें। तो नॉम पेन ये एक जगह है कंबोडिया में वहाँ पे 19th समिट जो है एशियान की वो कराई जाती है। राइट, इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है? क्योंकि ये जो पार्ट है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये म्यांमार है और यहीं पे यहाँ पे इंडिया की ऐसे ये बाउंड्री है, ठीक है ना? यहाँ पे इस तरीके से इंडिया है। ये इंडिया का मैप मैंने कुछ ऑलमोस्ट बनाया है एक रफ फिगर कि यहाँ पे इंडिया की जो बाउंड्री है वो म्यांमार से यहाँ पे ऐसे मिलती है। तो हमारा जो ट्रेड है वो ईस्ट की तरफ काफ़ी कम है और ईस्टर्न सेक्टर यानी ये वाला सेक्टर जो है हमारी कंट्री का अगर इसको डेवलप करना है, तो इनके साथ इन कंट्रीज़ के साथ हमारा ट्रेड होना बहुत ज़रूरी है। और ये सारी कंट्रीज़ जो है ये 10 के 10 कंट्रीज़ जो है वो एशियान का मेंबर है। ठीक है ना? एशियान एक रीजनल ग्रुपिंग है जो इकोनॉमिक ट्रेड करता है अपने आस-पास के कंट्रीज़ के साथ। ये सारे कंट्रीज़ मिलके एक-दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं। क्योंकि ये फिर दूसरे और बाकी दूसरी कंट्रीज़ के साथ अगर ट्रेड करेंगे, तो इनको ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के काफ़ी खर्च होंगे और इसलिए ये आस-पास के लोगों से ही ट्रेड करते हैं। तो हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर के जो स्टेट्स है, वो अगर इसके साथ ट्रेड करने लगे, हम अगर ट्रेड करने लगे, तो इन स्टेट्स में यानी यहाँ पे जो स्टेट्स हैं उनकी काफ़ी प्रोग्रेस होगी। इसलिए हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी का भी ध्यान रखना ये हमारे एक फॉरेन पॉलिसी का पार्ट है। प्लस चाइना यहाँ पे काफ़ी अपना रोल इन्फ्लुएंस करता है। इसलिए भी हमें ये ध्यान रखना होगा कि दुश्मन दुश्मन जो है हमारा वो ना यहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा ले, इसलिए इंडिया को वहाँ पे अपना पैर जमाना पड़ेगा, राइट? तो ये बस हमें लोकेशन याद रखना है कि कहाँ पे ये हुआ है, कंबोडिया में 19th। एशियन के बारे में समझते हैं, एक इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन है जो आपस में ट्रेड करते हैं, पॉलिटिक्स में भी पार्ट लेते हैं एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन में भी ध्यान रखते हैं कि कोई टेररिस्ट जैसा ग्रुप ना हो, टेररिज्म को रोका जा सके, राइट? ये बैंकॉक डिक्लेरेशन यहाँ पे आएगा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपको ध्यान रखना है कि कभी पूछा जा सकता है कि एशियन का जो जो फाउंडर है यानी जो फाउंडेशन होता है वो किस डिक्लेरेशन से होता है? तो बैंकॉक डिक्लेरेशन उसमें से एक होगा जो कि आपका राइट आंसर होगा, राइट? 1967 में बैंकॉक में यानी कि थाईलैंड तो आपको पता है राहुल गांधी का अगर आप न्यूज़ सुनते होंगे तो ये बैंकॉक वर्ड काफ़ी आते रहता है। तो इसकी वजह से ये बैंकॉक डिक्लेरेशन से ही था जो हमारा एशियन है उसकी फॉर्मेशन होती है। इसके फाउंडिंग कंट्रीज़ होती हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ एशियान, ठीक है ना? ये 10 ऐसे कंट्रीज़ हैं एशियन के जो आपको ध्यान रखना है। ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम ये सब मिलके एक साथ बनाते हैं, इसमें इंडिया नहीं है। इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ एशियान ये हमेशा ध्यान रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे कन्फ्यूज़ करने के लिए पूछा जा सकता है। प्लस इनकी जो चेयरमैनशिप है क्योंकि इनकी जो ग्रुपिंग है उसकी चेयरमैनशिप होती है, मीटिंग होती है, तो उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो कंट्रीज़ का नाम आएगा उसको पहले रखा जाएगा, राइट? तो ये थे हमारे इस वीक के करंट अफ़ेयर्स कुछ और इसमें ये पहला लेक्चर है, सेकंड लेक्चर अभी सेकंड एंड थर्ड लेक्चर अभी इसके साथ ही हैं, तो आप उसको भी देखें और ये एग्ज़ाम के पहले इसको देख के जाना काफ़ी हेल्पफुल होगा क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैंने सारे क्वेश्चंस या फिर जो सारे क्वेश्चंस नहीं एक्चुअली सारे जो करंट अफ़ेयर्स के जो मैटर्स हैं वो हमने यहीं से लिए हैं, राइट? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।